आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है ध्यान से सुनना और समझना। किताब बाद में उठाएंगे, पहले टॉपिक को समझेंगे फिर बुक का यूज़ करेंगे। चलो बोर्ड पे देखो अब सब लोग। हमारा देश एक बुक के थ्रू, जिसे हम कहते हैं संविधान या जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा जब मैं बोलूँ ना तो फिर क्लास में और किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आसपास सब लोग बोलना बंद कर देंगे। तो हमारा पूरा देश एक बुक से चलता है। ये बुक मैं तुम्हारे सामने बोलती हूँ, असलियत में इसको बुक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स। भारत का संविधान कोई किताब नहीं है, लिखित दस्तावेज है। पर अब रोज़ रोज़ लिखित दस्तावेज लिखित रोज़ में दिक्कत रहेगी, इसलिए तुम्हें समझाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ कि ये एक बुक के फॉर्म में है। इस बुक से सारा देश चलता है और एक भी इंसान, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, गवर्नर हो, एमएलए हो, एमपी हो या सबसे बड़े प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस बुक से ऊपर कोई नहीं है। सबको इस बुक के अंडर रह के काम करना है और इस बुक में हर एक की पावर भी एक्सप्लेन है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या चाहे वो पीएम हो। इन दोनों की पोस्ट, इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यताएं, सब चीज़ें इस बुक में लिखी हैं। इनकी एज, ये क्या शपथ लेंगे, कितने दिन काम करेंगे, ये कौन सी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, सब रिटन फॉर्म में है। तो इस बुक से पूरा देश चलता है और इस बुक को एक्सप्लेन करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ये बुक जब लिखी गई थी 1946 से इस पे काम स्टार्ट हुआ। कितने साल बीत गए, अब 2046 आने में कुछ ही साल रह गए। तो सोचो 100 साल पहले जो चीज़ें लिखी गई थी उस ज़माने के हिसाब से लिखी गई होंगी। हमारे घर में अगर देखें, तुम्हारे परदादा के टाइम की पुरानी बातें हैं। उस ज़माने में सरकार की जो समझ थी लोगों के प्रति, वो जैसा समाज था वैसी समझ थी। तब लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो किताब में कहीं पढ़ाई लिखाई को मेंशन नहीं किया गया। लेकिन आज की सदी में जब हम बैठे हैं 2023 में, तो किसी भी अनपढ़ आदमी का घर चलना बड़ा मुश्किल काम है। अब के बाद जो पीढ़ी आ रही है, बेटा बातचीत नहीं करनी, बार बार ना बताई जाए बात। जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम्हें बोर्ड पे देखना है, मुझे कोई बात करता हुआ ना नजर आए। आज 2023 में इस टाइम के लोगों से दुनिया बदल गई। हमारी ज़रूरतें, हमारी चीज़ें, शक्तियाँ, हर चीज़ बदल गई। एक आधे गधे को ये पता ही नहीं है कि बात नहीं करने का मतलब क्या है। जो बात करता दिखे ना उसको तुरंत चलता कर यहाँ से कार्ड लेके। तो 2023 में इस किताब को बदलना पड़ा हमें समय समय पर। ये किताब लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और जब ये किताब लिखकर तैयार हुई तो 1949 का एंड था, नवंबर। 1950 में इस किताब को हमने लागू कर दिया। अब अगर 1950 से हम हर एक साल को देखें तो 50 साल तक तो सन 2000 आया होगा और 23 साल ये, यानी 73 साल पहले। अब तुम सोचो, तुम्हारे घर वाले जो तुम आज यहाँ इस क्लास में बैठे हो, 73 साल पहले तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा के भी पिताजी अपने घर परिवार के मुखिया रहे होंगे। उस टाइम आपके घर में कोई पढ़ता नहीं होगा, मेरे घर में भी कोई नहीं पढ़ता था। हम लोगों की समझ बहुत छोटी रही होगी क्योंकि निकलने का दायरा ही बस एक गांव भर रहा होगा जहां से आप और मैं आते हैं। उस टाइम पर इस किताब में क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया से हमें ज़्यादा ना तो मतलब था और ना ही हमारी ज़िंदगी पे प्रभाव आता था। लेकिन आज 2023 में आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस को स्कूल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास 6 से आपकी एसएसटी के 4 पार्ट्स आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 9, 10th में आता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, जब आप ये पढ़ने लगते हैं कि लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, एमपी, एमएलए। 6ठी क्लास में तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे, उनकी किताबें देखना, उसमें पार्लियामेंट और ये, इनफैक्ट मेरा बेटा 5th में है, 4th क्लास में उसको मोटा मोटा समझाया गया था बुक में कि पार्लियामेंट ये होती है। शब्द आसान रखते हैं, थोड़े रखते हैं, लेकिन कान में ये बात डाल देते हैं कि पार्लियामेंट नाम की कोई चीज़ है 9-10 साल के बच्चे के। लेकिन जब आपके दादा परदादा का टाइम था तो पार्लियामेंट शब्द लोगों ने सुना भी नहीं था। इस किताब को टाइम टू टाइम बदलना पड़ता है और बदलने की पावर दे रखी है संसद को। तो इस किताब से आपका देश चलता है और ये किताब जब लिखी गई तो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया।
इस किताब को उस ज़माने में 22 भागों में डिवाइड किया गया। हर एक भाग में आर्टिकल्स या पैराग्राफ समझ लो, अनुच्छेद लिखे गए और टोटल मिला के 395 आर्टिकल्स थे। इनके अलावा ये तो जैसे बुक का एक मान लो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, इसको भाग मान लो, फिर इसमें 1.1, 1.2, 1.3 मैथ्स की बुक की तरह ऐसे यहाँ भाग हैं और भाग में आर्टिकल्स हैं। टोटल 22 भाग में जाके 395 आर्टिकल्स एंड हो जाते हैं। इनके अलावा इस बुक में पीछे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दी गई है जिसे आप कहते हैं अनुसूचियाँ। आज हम ये 12 की 12 पढ़ेंगे। ये पहले 8 थी, टाइम टू टाइम इसमें 4 और जुड़ गई, अब कितनी हो गई? 12। ये भाग और अनुच्छेद बड़ा टॉपिक है। पहले अनुसूचियाँ पूरी करते हैं। इस दरवाजे को बंद कर दो क्योंकि नीचे वाला बैच का ऑफ हुआ होगा ना। तो अनुसूचियाँ कुल मिलाकर कितनी हैं आज? 12। आज इन 12 को ध्यान से सुनना और समझना। मैंने तुम्हें 9, 10, 11, 12 बीच में भी पढ़ाई होंगी क्योंकि अमेंडमेंट्स पढ़ाए थे एक दिन और अमेंडमेंट्स में 4 अनुसूचियाँ बताई थी। आप सब लोग बोर्ड पे देखो, ये बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं। ये पहली बार इतनी अच्छी समझ में आनी चाहिए कि दोबारा तुम्हें दिक्कत ना रहे। तो सब लोग अलर्ट अटेंटिव रहना कि पढ़ाया क्या जा रहा है। आज का टॉपिक है नया टॉपिक जिसका नाम है अनुसूची। कितनी है ये? 12। एक एक लिस्ट करके सारी पढ़ेंगे। सबसे पहली अनुसूची स्टार्टिंग से थी, 12 हैं तो 4-4 करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली अनुसूची में अपने देश में चीज़ें होती है राज्य और यूटी। यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे लॉजिक क्या था? जो स्टेट्स, जैसे स्टेट होती है पावरफुल, स्टेट में सीएम बहुत बड़ी हस्ती होता है और अगर सीएम चाहे तो लोगों को अपने पक्ष में करके देश के खिलाफ भी कर सकता है। इसीलिए जिन एरियाज में ये गड़बड़ हो सकती थी कि सीएम देश के एंटी ना हो जाए, या जहाँ लगता था कि लोग भी थोड़े एंटी हैं, या ज़रूरत पड़ी कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं तो सीएम बनाना ठीक नहीं है, वहाँ यूटी बना दी गई बहुत शुरू में ही। तो यूटी, यूनियन टेरिटरी, इनमें कोई सीएम नहीं होता, इनका प्रशासन केंद्र संभालता है। पर इसमें भी अपवाद है। दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों यूटी हैं पर दोनों में चीफ मिनिस्टर बना रखे हैं। वैसे यूटीज में आप देखेंगे चंडीगढ़ में आज तक कोई सीएम नहीं बना, अंडमान निकोबार में कभी कोई सीएम नहीं बना, लक्षद्वीप में कोई सीएम नहीं रहा। आपके देश की जानकारी अनुसूची फर्स्ट में है। इसमें आपका टोटल एरिया और पूरी बातें, भाई कितने स्टेट हैं, कितने यूटी, ये सब मेंशन किया गया। अनुसूची नंबर 2 में आपके देश में जो ये पैसा 2 तरीके से, या तो बड़े बड़े लोगों को वेतन मिलता है या इनको भत्ते मिलते हैं। भत्ते होते हैं ना भाई, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया, डियरनेस अलाउंस मिल गया, इन सबसे सैलरी बहुत बढ़ जाती है। तो जितने वेतन भत्ते मिलते हैं, जैसे आपके देश में सबसे बड़ी सैलरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम, सीएम, सारे मंत्री। सीएम पीएम की लिखित में सैलरी नहीं होती, आरटीआई लगा के इनकी सैलरी पता चली। लिस्ट जो थी ना सैलरीज की, इसमें या तो प्रेसिडेंट की सैलरी थी या वाइस प्रेसिडेंट की। शायद कोई बाहर गेट पे देखना कोई स्टूडेंट ना हो, कहीं क्लास का ही कोई बाहर हो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा सैलरी। कितनी सैलरी है प्रेसिडेंट की एक महीने की? 5 लाख रुपए, 5 लाख पर मंथ, और इसकी 4 लाख। पीएम की सैलरी आपको इस जगह नहीं मिलेगी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये आरटीआई लगा के पता चला कि भाई उस जमाने में जब पता चली 1,60,000 रुपये पीएम की सैलरी थी जब ये आरटीआई का एक्ट आया। ये जो आप भत्ते और वेतन देख रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, इनमें किस किस की सैलरी लिखी है? लोकसभा के स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, राज्यसभा के स्पीकर की या डिप्टी स्पीकर की, इसके अलावा कैग की, सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस अदर जितने जस्टिस हैं, जितने जजेस हैं, इन सब की सैलरी लिखी है। लेकिन देश की सबसे बड़ी हस्ती जो मैंने यहाँ लिखी, इनकी सैलरी जानबूझ के इसमें नहीं लिखी गई। नहीं, सैलरी तो लिखी है, इनकी शपथ नहीं लिखी गई। अगली पढ़ाती हूँ, वो 3रे नंबर पर लिखी हुई है शपथ। आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे एक पूरे पन्ने पर ओथ टेकिंग की बातें लिखी हैं कि जब कोई शपथ लेगा, जो बड़े लोग होते हैं ना, ये शपथ लेते हैं जिस बड़े पद पर बैठते हैं। हर पद की शपथ अलग होती है। जैसे जिसको प्रेसिडेंट बनना है उसको अलग लाइन पढ़ाई जाती है, जिसको सीजेआई बनना है उसको अलग लाइन पढ़नी पड़ती हैं। ये सब लाइन ऑलरेडी उस बुक में लिखी है जिसे आप कहते हैं भारत का संविधान। तो शपथ आपकी
अनुसूची नंबर 3 में लिखी गई है। शपथ मंत्रियों की भी होती है, शपथ सीएम के अलावा, जैसे बाकी जो मंत्री हैं, जो पहले एमएलए थे या पीएम है या जितने मंत्री हैं, सबकी शपथ होती है। सबको उठ के अपनी शपथ लेनी पड़ती है। जब तक वो शपथ नहीं लेंगे उनके पद को परमानेंट 5 साल का नहीं माना जाता। तो ये सारी शपथ के फॉर्मेट कि किसको क्या पढ़ना है, चाहे वो सीजेआई हो, वो राष्ट्रपति हो, वो सीएम हो या मिनिस्टर हो, उन सब की शपथ यहाँ लिखी हुई है। बस 3 लोगों की शपथ अलग से मेंशन की गई है, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और एक राज्यपाल, जिसको आप गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में। इन तीनों को जहां इनके बारे में लिखा है ना, वहीं इनकी शपथ अलग से लिख दी। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की शपथ है, 69 में वाइस प्रेसिडेंट की और 159 में गवर्नर की। इन सब के अलावा बाकी सबकी शपथ यहाँ लिखी हुई है अनुसूची 3 में। पीएम की शपथ अगर पूछेंगे तो वो मंत्री पद की शपथ लेता है, जैसे बाकी सब लेते हैं। पीएम की स्पेशल कोई शपथ नहीं होती। सबकी शपथ हमारी उस बुक की अनुसूची नंबर 3 में है, लेकिन 3 लोगों की शपथ यहाँ नहीं लिखी। किस किस की? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। कहाँ कहाँ हैं वो आर्टिकल? 60, 69 और 159 में। 60 में राष्ट्रपति की, 69 में वाइस प्रेसिडेंट की और 159 में राज्यपाल की। इन तीनों के अलावा बाकी सबकी शपथ, एमएलएज की, पीएम की, मिनिस्टर्स की, सबकी शपथ यहाँ पे लिखी है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की जितनी सीट्स हैं जिस स्टेट की, जब आप बेसिक बैच में थे मैंने आपको एक दिन नंबर ऑफ एमपी सीट्स कराई होंगी, 80, 31, 2, 9, 11, 26, 11, याद है ये? 40, 16, 42, 16। इसमें 2 लिस्ट पढ़ाती हूँ मैं, एक लोकसभा की, एक राज्यसभा। ये राज्यसभा की सीटें जो है ना, ये यहाँ लिखी हुई हैं, इससे पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसकी अनुसूची नंबर 4 में किसकी सीट्स दी गई हैं? राज्यसभा। मुझे बताओ सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किसके पास हैं? वेरी गुड, यूपी। कितनी सीटें थी? 80 तो तुम्हें बोलनी नहीं है, वो लोकसभा की थी, 31 सीट थी। इसके बाद यूपी के बाद महाराष्ट्र की कितनी थी? 19। तमिलनाडु की कितनी थी? 18। बंगाल और बिहार की 16। ये सबसे ज्यादा सीटें हैं आपके देश में राज्यसभा की। कहाँ लिखी हैं सारी सीट्स? अनुसूची नंबर 4 में। 1 में क्या लिखा है? देश की जानकारी। देश के 2 पार्ट क्या क्या हैं? स्टेट और यूटी। 2 नंबर में क्या लिखा है? पैसा। किसका पैसा? तुम्हारा मेरा नहीं, ये वेतन भत्ते। किसके पैसे? जो बाकी मिनिस्टर्स को, जो बड़े बड़े लोगों को मिलती हैं सैलरीज, चाहे वो कैग की हो, सीजेआई जिसे आप कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब की सैलरी, ये सब यहाँ मिलती है 2 नंबर में। 3 नंबर में क्या है? हाँ, किस 3 की शपथ नहीं लिखी? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। कहाँ लिखी वो शपथ? आर्टिकल 60, 69 और 159। अब पेपर में एक आर्टिकल और आएगा और कहेंगे इनमें से कौन सा शपथ से संबंधित नहीं है, तो वहां रटना नहीं है, इस बात को समझ लो। 60, 69 और 159 ये ओथ के हैं। किस किस की शपथ है ये? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बाकी सबकी शपथ कहाँ लिखी है? अनुसूची नंबर 3 में। 4 में क्या लिखी है? राज्यसभा की सीट्स। राज्यसभा के टॉप 4 राज्य बोलना। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल और बिहार। बंगाल बिहार की कितनी है? 16। यूपी की सबसे ज्यादा 31 सीटें। ध्यान से बोर्ड पे देखते रहो, सीखते भी साथ साथ जाओगे। इसके बाद 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 5th शेड्यूल। 5, 6, 7, 8। पहले बस इतनी थी, 8 के बाद 12 तो अब बनी है आज़ादी के बाद। 5वीं में SC, ST, इनका प्रशासन कैसे चलाना है और इनको कैसे नियंत्रण, कौन से रूल्स कैसे बनेंगे SC और ST के, ये लिखा हुआ है। बेटा बेशक मत लिखो, सब किताब में, सिर्फ समझ लो। समझ लोगे ना तो ये याद रह जाएगा। 5वीं में किसकी जानकारी है? हर एक के SC, ST के प्रशासन और नियंत्रण। आप सब जानते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भाई कोई भी आदमी अपने लोगों के लिए काम करेगा, बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए। तो उन्होंने एक अनुसूची स्पेशल लिखवाई।
कौन से वाली? 5वीं, जिसमें किसके प्रशासन नियंत्रण की बात की? SC और ST, कि पूरे देश में SC ST की आबादी बहुत बड़ी है। ये मैंने आपको बार बार बताया। क्या लोकसभा में सीटें हैं इन लोगों की? कितनी सीटें हैं? ट्रिक बताया था तुम्हें कोई? 84। हाँ, फिर इसको भूलना नहीं है। ये किसकी है 84? SC। और ये तो इनको जब लोकसभा में सीटें हैं, इनको राज्य इसमें अपना स्टेट गवर्नमेंट में सीटें हैं, लोकल में सीटें हैं, तो इनका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में अंबेडकर जी ने ज़रूर लिखा होगा। कहाँ लिखा है SC ST का नियंत्रण? अनुसूची नंबर 5 में। छठी को देखो ध्यान से, 4 स्टेट्स के बारे में स्पेशल लिखा। ये स्टेट्स हैं AM TM। कुछ लोग ATM में 2 भी लिख लेते हैं, याद करने के ट्रिक में ATM और M के 2 हैं। ये जैसा मन करे वैसा याद करना। AM TM ट्रिक है। ये 4 स्टेट्स के STs की बात करेगा स्पेशल, सारे देश की नहीं, सारे देश की बात करेगी 5वीं अनुसूची, और छठी बात करेगी 4 स्टेट्स की। A का मतलब यहाँ है असम, M का मतलब है मेघालय, T का मतलब है त्रिपुरा, और ये M कौन सा होगा? मणिपुर या मिजोरम? ये मिजोरम है। मणिपुर के बारे में नहीं लिखा, तुम इसको भूल जाओगे, इसलिए इसको ऐसे याद कर लेना। मेघ जोर से नाचा, मेघ जोर से बरसा, जैसे मन करे। मेघ मतलब बादल, तो बादल बहुत जोर से बरसा। मेघ जोर यानी मेघालय और मिजोरम, और A मतलब असम, और T मतलब त्रिपुरा। इन चारों में स्पेशल कैटेगरी के बारे में बात की गई है। ये कैटेगरी होगी वही जो ऊपर लिखी थी, मतलब STs। तो सारे देश के STs के लिए कौन सी लिखी गई है? 5वीं। इनमें प्रशासन और नियंत्रण। लेकिन छठी स्पेशल केस है। कितने स्टेट्स का? 4। AMTM। 2M मतलब मेघ और जोर, मेघालय और मिजोरम। A मतलब असम और T मतलब त्रिपुरा। इनके STs के लिए स्पेशल लिस्ट है ये। 5वीं पूरे देश के लिए, छठी इन 4 के लिए विशेष। 7वीं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपके देश में शक्ति, जो आपकी पावर्स हैं, इसका बंटवारा करती है। सारा खेल किस चीज का होता है? पावर का। भाई प्रेसिडेंट और PM क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो पावरफुल हैं। PM इतना पावरफुल है कि आज पूरे देश में, आप सब जानते हैं, जंतर मंतर पे धरना चल रहा है। PM की पावर है, देख लो ब्रजभूषण का अभी तक, चाहे कोर्ट बाद में जो भी कहे हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक कुछ खास बड़ी बात बनी नहीं है। अगर हम बात करें भाई क्या कुछ हो गया, 15-16 दिन तो हो गए। ये पावर की पोस्ट है। जो PM और CM की पोस्ट पर बैठते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। इनके पास पावर कैसे है? क्योंकि ये नीति बनाते हैं, देश की नीति और स्टेट की नीति। अब ध्यान से समझो, हर आदमी अपने घर की नीति बनाता है। जो आप जिस घर में रहते हैं ना, उसकी पॉलिसी है, वो बताई नहीं जाती, लेकिन वो सेल्फ अंडरस्टूड होती हैं। तुम सबको पता है कि तुम्हारे घर में कितने बजे के बाद रात में एंटर करने पर डांट पड़ेगी। सबके घर का माहौल अलग है। किसी के घर में 7 बजे के बाद बाहर नहीं रहना, और किसी के घर में 9 बजे तक बाहर है, तब भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपने घर की सबकी पॉलिसी होती है, ऐसे हमारी हर स्टेट की अपनी पॉलिसी हैं। नौकरी को लेकर या रोजगार को लेकर, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, टीचर्स को लेकर या डॉक्टर्स को लेकर, ऐसे पूरे देश की भी एक पॉलिसी है, पूरे इंडिया की भी। तो जो ये पॉलिसी है ना, ये शक्ति जिसके पास है वो बना सकता है। तुम हरियाणा की, यूपी, बिहार, बंगाल की पॉलिसी नहीं बना सकते। तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाएंगे तुम्हारे CM, तुम्हारे MLAs मिलके। तो ये कौन सी शक्ति किसको मिलेगी, इसके लिए लिस्ट बना दी। जैसे ये वाली शक्ति, जैसे एक एग्जाम्पल है, आपके देश में नोटबंदी हुई। नोटबंदी के टाइम पर 2016 में हुई थी ना नोटबंदी, क्या पूरे देश में बीजेपी थी क्या अकेली, या कांग्रेस भी थी? कांग्रेस भी थी ना, आज भी है, ऐसा तो नहीं ना जीरो में है। तब भी कांग्रेस रही होगी, गठबंधन की सरकारें रही होंगी। क्या कोई स्टेट ये कह पाया कि मेरे स्टेट में पुराने नोट चलेंगे? नहीं ना। नोटबंदी किसकी पावर थी, देश की या राज्य की? देश की। देश ने जो कह दिया किया। आप बहुत बार पढ़ते हैं अखबारों में, बैंक्स को मर्ज कर रहे हैं, बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, बैंक एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, ऐसा पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। कोई स्टेट ये कह सकता है कि मैं नहीं मानूंगा ये बात, मेरे यहाँ बैंक अलग अलग रहेंगे? नहीं। तो बैंकों से जुड़ी नीति, नोट से जुड़ी नीति, या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीन के साथ हमारे संबंध खराब हो अच्छे हों, ये सब नीतियां स्टेट बनाता है या देश बनाता है?
बिना बताए हमें पता है, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा करती है। अब आपके देश में 2 लेवल पर बड़ी सरकार है, एक तो नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाई, इसको ध्यान से समझो, एक लिस्ट बनाई 1949 में। इसमें उस जमाने में 97 बातें लिख दी, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कितनी बातें लिख दी, जिसमें देश में नेशनल हाईवेज लिखे, बड़े बंदरगाह लिखे, विदेशी व्यापार लिखा, करेंसी लिखी, बैंक लिखा और इस तरह के बड़े बड़े डिपार्टमेंट, रक्षा, सुरक्षा, परमाणु, ये सब लिख दिया। ऐसे कितने टॉपिक्स थे इसमें? ये कहा इस लिस्ट पर कोई स्टेट काम नहीं करेगा, इस लिस्ट का नाम ही क्या रख दिया, यूनियन लिस्ट। इसको बोला गया लिस्ट नंबर 1 और इस पे सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगी। जिसके हाथ में देश की सरकार है वो इन विषयों पर अपने नियम बनाएगा, अपनी मर्जी चला सकता है, यानी वो पूछ के लॉ मेकिंग कर सकता है इन बातों पर। फिर ऐसी दूसरी लिस्ट बनाई, ये अंबेडकर जी के टाइम में चला सब कुछ। इसमें उस जमाने में 66 बातें लिखी, भाई इस पे स्टेट काम कर लेना, अलग अलग टॉपिक, जैसे पंचायती राज पे देश काम करेगा या स्टेट काम करेगा। स्टेट अपनी पुलिस देश बनाता है या राज्य बनाता है, राज्य। आजकल तुम्हें पता हो जंतर मंतर पे जो दिल्ली पुलिस है वो तो एक्टिव है ही, उसके साथ बहुत सारी आपने देखा टुकड़ियां भी एक्टिव कर दी गई हैं, क्योंकि ऐसा है, हाँ वहाँ पे ना दंगा वाली फोर्स अलग से और कई सारी इस तरह की फोर्स जो है, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सब पहुंच गई वहाँ पे। सिर्फ अकेली दिल्ली पुलिस नहीं संभाल रही है, जैसे ये है ना कि कहीं दंगे भड़क जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो इस तरह के सारे कामकाज अगर स्पेशल एक पुलिस है तो स्टेट मैनेज करता है। लेकिन जहां सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये बड़ी बड़ी फौज आ जाती हैं, पैरामिलिट्री और डिफेंस, तो इन सबको देश देखता है। ये देश वाली बात इसमें लिख दी और अपनी पुलिस वाली बात इसमें लिख दी। तो हर एक स्टेट को कह दिया ये 66 बातें पढ़ लो, इन पे तुम खुद काम करना, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। कितने टॉपिक लिख दिए? हाँ। फिर इन दोनों की कुछ बातें कॉमन थी, जैसे एजुकेशन। पहले एजुकेशन सिर्फ इसके पास थी, जैसे वन, पूरे देश ने एक नियम बनाया 1988 में और कहा पूरी धरती पर वनों की संख्या बढ़नी चाहिए, तभी देश में अच्छा माहौल रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी बहुत पहले एक बार 1988 में। इसने कहा देश के 25% हिस्से पर वन होने चाहिए। फिर पॉलिसी दोबारा बनी और कहा 33% पर वन होने चाहिए। अब इसको ठीक मानते हैं कि कितने परसेंट पर वन होने चाहिए? 33। अब अगर 33% पे हर स्टेट उगा ले तो एवरेज 33% आ जाएगा। पंजाब और हरियाणा ने कहा हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ है, हरियाणा की, पंजाब की, कि अगर हम वन लगाएंगे तो देश भूखा मरेगा। हम वन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ गेहूं पैदा करेंगे, हम यहाँ धान लगाएंगे, ताकि हरित क्रांति का प्रभाव पूरी दुनिया देखे। और अगर हम यहाँ वन लगा लेंगे तो इतनी बड़ी आबादी का पेट कहाँ से भरोगे? हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स ने 33% वाली बात नहीं मानी। तो ये क्वेश्चन आया कि ये किसकी पॉलिसी है? देश की नहीं मान रहे या अपनी नहीं मान रहे? तो कहा एक काम करते हैं, ऐसी पॉलिसी जिसको मानना ना मानना, पीछे की तरफ नजर रखो कौन बातें कर रहा है, इनको चलता करना है। यहाँ से 2-4 है, ये गंदगी साफ करनी पड़ेगी। तो ऐसी टॉपिक जिसपे दोनों की पॉलिसी चल जाए, उनके लिए एक स्पेशल लिस्ट बना दी गई और उसको नाम दे दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट। इसी को हिंदी में कहा गया समवर्ती सूची। आज इसको फाइनल पढ़ा रही हूँ, अब ये 1 साल तक दोबारा नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना, रिवाइज कर लेना अपने आप बार बार। 3 लिस्ट बनाई अंबेडकर जी के टाइम में। पहली लिस्ट का नाम क्या दिया? यूनियन लिस्ट। लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 2 किसकी थी? स्टेट की। और लिस्ट नंबर 3 दोनों की। दोनों वाली का नाम क्या है? समवर्ती, दोनों को बराबर पावर, इंग्लिश में कॉन्करेंट। पहली वाली का नाम यूनियन लिस्ट और उसी को कहते हैं केंद्र सूची। दूसरी का नाम स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। तीसरी का नाम कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसमें उस जमाने में 47 बातें लिख दी। समय बीता, कुछ स्टेट्स ने कहा यार हमें ये वाली पावर ना हमें नहीं चाहिए, दोनों की होनी चाहिए, केंद्र की भी और हमारी भी। तो यहाँ से टॉपिक उठा के इधर ले गए और इसके टॉपिक माइनस जाते रहे, घटते रहे। यहाँ टॉपिक बढ़ते रहे, यहाँ से यहाँ जितने टॉपिक गए 5 टॉपिक, तो इसमें से 5 अगर निकल गए तो कितने रह गए? 61, और उसमें 5 आ गए तो 52। ये आज की डेट में है।
97 बढ़ने लगे समय के साथ साथ। जैसे आपके देश में बहुत सारी चीजें समय के साथ बढ़ गई, कोई चीज नहीं आती है तो उस पर लॉबी बनाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल है इंटरनेट। बिल्कुल तुम लोगों ने अपने टाइम पे देखा, तुम्हारे पिताजी के टाइम पे इंटरनेट नहीं था, यूज नहीं था इंटरनेट का। आज बेसिक नीड हो गया इंटरनेट। अगर कोई चीज आती है, सोसाइटी का पार्ट बनती है, तो ये मान के चलो उसके साथ ही क्राइम भी आ जाता है। तुम जानते तो ऑनलाइन फ्रॉड कितनी बड़ी दिक्कत है। तो जब कोई चीज आती है तो उसके लिए नियम भी बनाने पड़ते हैं, उसके रूल्स भी बनते हैं। अब ये रूल्स स्टेट बनाए, देश बनाए या दोनों बनाए? इंटरनेट का नियम कौन बनाए? देश बनाए इंटरनेट का नियम, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। हरियाणा से कोई चीज अगर जुड़ी हुई गड़बड़ में जा रही है तो देश पे दिक्कत ले आएगी। तो इसकी पॉलिसी राज्य नहीं बनाएगा, इसकी पॉलिसी देश बनाएगा। इनको टाइम टू टाइम और सब्जेक्ट मिलते गए और आज की डेट में इनके पास कितने विषय हैं? 100। अब ये 100 टॉपिक्स पर 100 सब्जेक्ट्स पे काम करती है देश की गवर्नमेंट। 66 पे पहले करती थी, अब 61 पे करती है। कितने टॉपिक गए? 5। ये पहले कितने पर बना दे दोनों? 47। अब दोनों कितने पर करती है? 52 पर। तुम जो पढ़ के आए हो ना, तुम्हारी पढ़ाई ये इन दोनों के हाथ में है। तभी तुमने सीबीएसई भी पढ़ा होगा, एचबीएससी भी पढ़ा, कुछ लोग यूपी बोर्ड से पढ़े, कुछ बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से। शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिसपे दोनों काम कर सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। ऐसे ही वन बताया, देश ने कहा भाई 33% वन लगा लो। हरियाणा ने कहा जी हम अगर 33% लगाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, देश भूखा मरेगा, क्योंकि हमारी मिट्टी में बहुत बढ़िया गेहूं और चावल पैदा होता है। पंजाब में 8% पर वन है और हरियाणा में 6.5 और 7% पर, जबकि आंकड़ा कितने परसेंट का है? 33 का। इर्द गिर्द भी नहीं है दोनों, लेकिन दोनों को कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये विषय स्टेट का है ही नहीं। ये विषय किसका है? समवर्ती का। देश कहता है लगा लो पेड़। मध्य प्रदेश के पास है जमीन, उसने लगा रखे हैं, बहुत घने जंगल है एमपी में, सर्वाधिक जंगल एमपी में है। लेकिन हरियाणा इस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। तो हम यहाँ खेती में नंबर 1 बनेंगे, ना कि वन लगाने में। तो ये समझ में आ गई सारी लिस्ट। ये विषय आ जाते हैं कई बार। पहले कितने थे देश के पास, आज कितने हैं? पहले स्टेट के पास कितने थे, अब कितने हैं? और दोनों के पास पहले 47 थे, अब 52 हैं। किसके टॉपिक्स घटे हैं और किन दो के बढ़े हैं? स्टेट केंद्र के भी और दोनों के, समवर्ती के भी। क्लियर सबको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। अब थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। विदेशी व्यापार किस लिस्ट का पार्ट होगा? यूनियन का। हरियाणा पुलिस, अच्छा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी देश का। शिक्षा किस में आएगी? वन किस में आएंगे? बड़े बंदरगाह किस में आएंगे? यूनियन में। और करेंसी, बैंकिंग और ये सब सुरक्षा वगैरह, ठीक है। तो अब तुम मोटा मोटा अंदाजा लगा लोगे ना। पंचायत किस में आएगा? स्टेट में, क्योंकि देखो पंचायत के सबके अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने नियम हैं, ठीक है। चलो ये सब कहाँ लिखा था, ये बातें कहाँ लिखी हैं? पहली में क्या था? देश की जानकारी। किन दो रूपों में? स्टेट और यूटी। 2 नंबर में क्या था? पैसा। किसको मिलने वाले पैसे? बड़ी पोस्ट पर बैठे लोगों को। 3 में क्या थी? शपथ। किन 3 आर्टिकल में शपथ अलग से थी? 60, 69, 159। किसकी थी वो? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। उसके बाद 4 में क्या थे? राज्यसभा के मेंबर। 4 स्टेट बताओ 5 जिनके सबसे ज्यादा मेंबर हैं। सबसे पहला यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार। सबसे ज्यादा सीटें कितनी हैं? 31। फिर 19, 18, 16। किन दो की हैं 16? बिहार और बंगाल। किसकी 19 है सेकेंड हाईएस्ट और 31 किसकी हैं? ठीक है। 5वें नंबर पर क्या लिखा है? किसी स्पेशल स्टेट के या सबके? पूरे देश के। उसमें एमपी भी आ गया, हरियाणा भी, राजस्थान सब आ गया। 4 स्टेट की तरफ कौन इशारा करती है? छठी। कौन से 4? AM, TM। A मतलब असम, M T त्रिपुरा, 1 M मिजोरम। इसके बाद हमने पढ़ा 7वीं में किसका बंटवारा है? शक्तियों का। कितनी लिस्ट हैं? लेवल 2 ही है, तीसरा तो मिक्सचर है ना। मिक्सचर में कितने थे टॉपिक पहले? अब पहले राज्य के पास, अब कितने हो गए? इसके 5 किसको मिल गए? कॉन्करेंट को। और फर्स्ट लिस्ट में कितने थे? उसके कितने हो गए? इंटरनेट किस लिस्ट का है?
देश का, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, उसमें सुरक्षा और ये सब भी आता है। चलो, 8वीं में उस टाइम पे लास्ट लिखी गई थी मानक भाषाएं। जब आप बेसिक बैच में थे तो मैंने आपको एक दिन ये टॉपिक पढ़ाया होगा, मानक भाषाएं। याद है तुम्हें ये? ठीक है, एक बार बोर्ड पे देखते हैं और सारी मानक भाषाओं को आज फाइनली तैयार कर लेते हैं अपने एग्जाम के लिए। सब बेसिक बैच पढ़ के आए हैं। बेसिक बैच का एक दिन की क्लास में मैं यही टॉपिक कराती हूँ, बहुत डिटेल से। उस दिन 1 घंटा यही पढ़ते हैं हम। हमारी भाषाएं बोर्ड पे देखते रहो। सबसे पहले कितनी थी? 1, 3, 4। कौन सा सन था ये? 1967, 1991 या 2? 1, 2 की गिनती बताई थी। और ये 2003। 6, 7, 1, 2, 2, 3 ये बेसिक बैच में बताया होगा। ये 14 भाषाओं का एक ट्रिक बताती हूँ मैं। AB, GH, KK, MM, OP, STT, U। U मतलब उर्दू, S मतलब संस्कृत, TT तमिल तेलुगु, AB मतलब असमिया बांग्ला, GH गुजराती हिंदी, KK कश्मीरी कन्नड़, MM मराठी मलयालम, OP ओडिया पंजाबी। ये सारी 14 लैंग्वेजेस 1950 से आपके साथ हैं। और आपका एक आर्टिकल शायद मैंने कभी बताया हो, आर्टिकल 343 आपकी भाषा हिंदी है, राजभाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है। 343 आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोर्ड पे ही देखते रहो। ये बताओ कौन सी भाषा थी? पाकिस्तान की बेल्ट से आई थी। कौन सी भाषा? सिंधी। ये 3 भाषाएं आई थी। कौन कौन सी? अणा अणा विदेशी। पहली कौन सी है? कोंकणी, गोवा के पास। फिर मणिपुरी, मणिपुर में। और फिर विदेशी भाषा नेपाली। 4 भाषाएं लास्ट में कौन सी आई थी? बोडो, हाँ, जिससे खत्म उससे शुरू डोगरी। फिर मैथिली और संथाली। ये 22 लैंग्वेजेस हैं। आपको ये सबको याद होगा। ये 22 लैंग्वेजेस पिछले 20 साल से हैं, क्योंकि कब के बाद चेंज नहीं हुई? 2003। और अब क्या चल रहा है? 2023। 20 साल से कोई नई भाषा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं हुई। क्या इनमें कहीं इंग्लिश लिखी है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा में लिखा गया? इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश हमारी मानक भाषा नहीं है, ये ध्यान रखना। इनमें कोई विदेशी भाषा दिखाई दे रही है? नेपाली। ये आपकी मानक भाषा है, इसको जगह मिली है। नोट पे है नेपाली, करेंसी नोट पर बिल्कुल है। हर करेंसी नोट पर भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपकी नेपाली है। आ गया समझ में? ये इतने पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रुक गई थी। 8 अनुसूचियां खत्म। इसके बाद बुक 1950 में आपने फॉलो करनी स्टार्ट कर दी। तब तक कितनी अनुसूचियां थी? 8। 8 के बाद इन 8 को याद करने का ट्रिक और सुन लो ताकि तुम ना भूलो। पहली चीज में हमेशा क्या होती है? किसकी जानकारी? देश की। भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए देश है, तो पहली चीज में देश लिखते हैं। ध्यान से देखते रहो। 2 नंबर से बहुत लोग पैसा कमाते हैं, और खासकर जिनके वेतन इसमें लिखे हैं वो तो बहुत पैसा कमा जाते हैं। तो 2 नंबर का आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या है? पैसा। 3 में 3 अक्षर हैं शपथ के। बस 3 आर्टिकल नहीं है शपथ के। कौन कौन से? 60, 69 और 159। बाकी 3 अक्षर शपथ के 3 अक्षर। तीसरी में शपथ है। जहां 4 लोग बैठते हैं वहां सभा बन जाती है। सभा मतलब इकट्ठे मीटिंग। कितने लोगों से स्टार्ट? 4 लोग। 4 लोग। 2 से मीटिंग नहीं होती, 4। जैसे 4 दिखे तो कौन सी सभा याद है? राज्यसभा। इसकी नंबर ऑफ सीट्स है। बताओ 1 में किसकी जानकारी है? 2 नंबर का 3 अक्षर। कौन से 3 आर्टिकल शपथ में नहीं है? 60, 69 और 159। 60 किसका है? प्रेसिडेंट का। 69 और 159 ठीक है। 4 नंबर चौथी इसका मतलब क्या है? राज्यसभा। सभा इकट्ठी हो जाती है। 5 को ध्यान से देखो, बनावट S जैसी है। 5 की और S की बनावट एक जैसी है। 5 और S, तो इसमें SC ST पूरे देश के पहले सब बराबर, फिर 4 को स्पेशल केस में किस किस को? AMTM। कौन सी अनुसूची? 6ठी। 7वीं में शक्तियां बांट दी। कितने लेवल पर? 2। लेवल 2 है। लिस्ट कितनी है? 3। तीसरा तो मिक्स लेवल है ना। पहली लिस्ट का नंबर कितना है? पहला। किसको दी वो? दूसरे वाली। और एक मिक्सचर बना दी, वो कार्बन कॉपी करा के दोनों को दे दी, दोनों काम कर लेना। किसके नंबर घटे हैं पहले के मुकाबले?
और किन दो के बढ़े हैं? कॉन्करेंट पहले कितने पर थी? 47, अब कितने पर है? और पहले देश वाली कितने पर थी? 97, अब कितने पर है? और राज्य वाली 66 से कितने पे आ गई? ठीक है, ये सब बातें कहाँ लिखी हैं? हाँ, 8वीं में क्या थी? ठीक है, कितनी भाषाएं आज मानक हैं? 14 + 1 + 3 + 4, 2002 के बाद 3 के बाद एक भी भाषा नई नहीं आई। अब बोर्ड पे देखो, हमें ये सारी आ गई। अब हम अगली जो मैंने पहले एक दिन पढ़ाई थी उनको और करके फाइनल तैयार कर रहे हैं इसको एग्जाम के लिए। बोर्ड पे ही देखते रहना, अभी किताब नहीं उठा रहे। 9, 10, 11, 12 चारों बाद में आई हैं, क्योंकि ओरिजिनल में सिर्फ कितनी अनुसूचियां थी? 8। बाद में आई हैं तो कोई ना कोई अमेंडमेंट साथ लाई होंगी, किसी सन में आई होंगी। पेपर में ये क्वेश्चन दोनों बनेंगे। 9वीं अनुसूची 1951 में आई, 10वीं 1985 में, 11वीं 1992 और 12वीं भी 1992 दिसंबर में आई थी। इसीलिए किताबों में अप्रैल 1993 लिखा होता है, क्योंकि आने के बाद एग्जीक्यूशन में साल, 1.5-2 साल लग जाते हैं किसी भी काम को। इन सब के साथ आपकी किताब बदली होगी। 8वीं तक में कोई किताब नहीं बदली। 8वीं तक आपने देखो कोई सन नहीं लिखा, क्योंकि ये शुरू से थी। 8वीं तक की बातें देखो, सिर्फ टॉपिक लिखे, इसका कंटेंट क्या है। लेकिन 9वीं के साथ आपने कई चीजें जोड़ के याद करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो 9वीं कब आई है, कौन से ईयर में? 1951 में। फिर इसके बाद ये तो हुआ ईयर, कोई ना कोई अमेंडमेंट भी होगा नंबर। तो 9वीं जब आई तो किताब को सबसे पहले आपने बदला, इसलिए ये पहला संविधान संशोधन था। आज तक किताब कितनी बार बदल ली? 105 बार। हमें किताब को लागू किए 73 साल हुए, 73 ईयर्स, 105 बार, यानी हर साल 1.5 साल में हमने किताब बदल डाली। तो पहली बार जब किताब बदली तो 1950 में किताब लागू हुई है और अगले ही साल इसको बदल दिया। कौन से अमेंडमेंट किया? पहला। कौन सी अनुसूची लाए? 9वीं, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी थी। इसके टाइम तक आप 52वां 52nd अमेंडमेंट, ये 73rd अमेंडमेंट और ये 74th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पहला, 52वां, 73वां, 74वां। याद रखना, ये बहुत ज्यादा बार आते हैं। ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, 1951, 85, 92, 92। इसमें था क्या? इसका कंटेंट क्या है इसका? इसमें था सबसे इंपॉर्टेंट भूमि पर, हाँ, भूमि का अधिग्रहण, एक्वायरमेंट ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट। 10वीं में था दल बदल पर रोक, इलेक्शन के बाद कोई दल ना बदले, अगर बदल रहा है तो पार्टी फिर अपनी जीती हुई सीट छोड़नी पड़ती है। तो दल बदल पर रोक लगी थी, कौन से ईयर में? 1985। लेकिन आप देखते हैं आज भी लोग दल बदलते हैं, इलेक्शन से ठीक पहले, इलेक्शन के बाद नहीं बदलते। जीत के आ गए ना तब नहीं बदल सकते। हारा हुआ आदमी बेशक बदले, किसी को मतलब नहीं है। मान लो किसी पार्टी ने पैसा लगाया कैंडिडेट पे, उसका बहुत अच्छा इमेज बनाई, होर्डिंग्स पे पैसा, बहुत आप जानते हैं कैसे पैसा बहाते हैं लोग। वो आदमी जीत गया और वो आदमी अगले दिन कहे कि मैं इस पार्टी में नहीं रहना चाहता, तो निकल जा, ये सीट खाली मानी जाएगी, उस सीट पे नहीं रहेगा, फिर वो MP MLA सीट त्यागनी पड़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर इलेक्शन से कुछ पहले दल बदल ज्यादा होते हैं। पहले इलेक्शन जीतने के बाद होते थे, अब इसको क्रॉस कर दिया कि इलेक्शन जीतने के बाद दल बदल नहीं करना। तो दल बदल पर रोक लगी थी किस ईयर में जाके? 1985। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 52वां। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 19 कब हुआ था? 92 में। इसमें लिखा था पंचायती राज। क्या ये नई बात थी या पहले से था? ये बहुत पहले से था। आर्टिकल 40 में गांधी तो मर गए थे 1948, लेकिन गांधी की इच्छा जो थी ना, अंबेडकर ने उसको शब्दों में लिखा। और गांधी की इच्छा क्या थी? राम राज्य। राम राज्य पता है किसे कहते हैं? जहां हर आदमी पावरफुल होता है। जैसे भगवान राम के राज्य में ये था ना कि कोई भी इसके पास भगवान के रूप में जो राम राजा बन के बैठे थे, उनके पास जाके अपनी बात कह सकता था। तो ये कहा था राम राज्य, ऐसी कल्पना। तो राम राज्य की कल्पना का मतलब गांव का सबसे कमजोर शोषित वर्ग का आदमी भी जाके पंच के सामने अपनी बात रख पाए। उस शोषित आदमी को CM से कोई मिलने नहीं देगा, लेकिन सरपंच तो गांव में ही रहता है, पंच तो गांव में ही होते हैं। वो गांव के पंचों को जाके 4 आदमी जो सबसे निचले स्तर पे हैं, बहुत गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी जाके अपनी बात रख सकते हैं कि जी हमारी गली बनवा दो, हमारे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिलती, गेट लगवा दो, या कुछ इस तरह की बात।
बात, तो महात्मा गांधी ने उस जमाने में कहा था राम राज्य आना चाहिए, हर गरीब के हाथ में पावर हो, गरीब को सीएम और पीएम नहीं मिलने देंगे उनसे, तो गरीब को सरपंच तक पहुंचना आसान हो, इसके लिए हर गांव में क्या होना चाहिए, पंचायती राज। पर गांधी ये बात कह के मर गए, गांधी की बात अधूरी रह गई। 1992 में कहा भाई कानून बनाओ और पंचायती राज हर स्टेट में लागू कराओ। ऐसा नहीं इससे पहले पंचायती राज नहीं था। 1959 में आपके देश में सबसे पहले पंचायती राज के ऊपर राजस्थान के नागौर जिले ने इलेक्शन करवाए थे, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बहुत सारे स्टेट्स ने कराए। पर ये ना कंपलसरी नहीं था, तो आधे स्टेट करवाते इलेक्शन, फिर 10 साल तक भूल जाते, दोबारा ना करवाते। तो फिर सबने कहा यार ये गांधी की राम राज्य की कल्पना, गांव का आदमी तो आज भी बेचारा परेशान है, किससे कहे कि हमारी गली बनवाओ, हमारी नालियां ठीक करवाओ, या हमारे गांव में पानी का पीना का प्रबंध कराओ, बस चलवाओ। तो इसलिए कहा कानून बना दो। किस ईयर में जाके, 1992। आज पंचायती राज कानूनन प्रावधान है। आप देखो हर गांव में पंचायत है, और पंचायत के इलेक्शन होते हैं कितने साल बाद, 5 साल। अगर पंचायत भंग हो जाए तो कितने महीने के अंदर, 6 महीने। ये कानूनन प्रावधान है, इसमें किसी की बपौती नहीं है ये कि हम अपने गांव में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हर स्टेट को आप उठा के देखो, इक्के दुक्के अपवाद हैं। दिल्ली में 1984 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ पंचायत का, वहां पंचायत की जरूरत नहीं थी। लेकिन हरियाणा, यूपी, बंगाल, बिहार, आप देखो हर जगह पंचायती इलेक्शन होते हैं। ये कानून है कि पंचायत का इलेक्शन होगा। और एक अच्छी बात क्या है, इस पंचायत के इलेक्शन में रिजर्वेशन है, औरतों को भी, SC ST को भी। इसका मतलब गांव हर टाइम पर एक ऊंची जात के आदमी को सरपंच नहीं बना सकता, उस गांव में औरतों को भी आरक्षण मिलेगा, उस गांव में SCs का भी कोई आदमी, कभी ना कभी देखो तुम्हारे गांव में भी सरपंच और पंचायत में SC ST OBC औरतें हमेशा आपको मिलेंगी, चाहे चलती किसी की हो, लेकिन कानून ने उनको हक दिया है कि आपकी इस कैटेगरी से भी जाके आदमी को हक मिलेगा। ये कौन से अमेंडमेंट की देन है, 73rd। तो क्या पंचायती राज बिल्कुल नया है या पुराना कॉन्सेप्ट था? लेकिन कानून किस सन में बनाया ये, 1992 में। कौन से अमेंडमेंट से? वैसे ये पहले किस आर्टिकल में लिखा था, 40 में। गांधी की कल्पना थी कौन से राज्य की, राम राज्य। और इसको अक्षरों में, शब्दों में किसने दिया था, अंबेडकर जी ने। लेकिन अंबेडकर जी भी चले गए थे 56 में, और गांधी 48 में। किसी ने काम ही नहीं किया। सबसे पहला काम राजस्थान ने किया, फिर आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, लेकिन फिर बाकी सबने कहा क्या जरूरत है राम राज्य, कौन सा राम राज्य। तब जाके 1992 में अमेंडमेंट करके लिखा नहीं, ये कंपलसरी है, बनाओ अपने यहाँ पंचायत और इन लोगों को आरक्षण दो, औरतों को, SC ST और OBC को। इसके बाद उसी सन में 12वीं अनुसूची सेम साथ साथ नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, या कह लो नगरीय स्वशासन, इसके ऊपर काम किया कि नगरों में भी ये लोग अपने वार्ड में नहीं खड़े होते हैं कि भाई इस वार्ड से ये जीत गया, फिर मेयर बन जाते हैं। नगर निगम अगर हो तो ये शहर के लोग अपनी पंचायत बना सकते हैं। ये किस अमेंडमेंट से किया गया, 74th। आ गया सबकी समझ में? ये 4 शुरू में नहीं थे। कौन कौन से अमेंडमेंट हुए 4 बताओ अनुसूचियों के लिए? पहला 52वां, 73वां और 74वां। पहला कब हुआ, 1951, और 52वां 1985, और 73वां और 74वां 9th अमेंडमेंट में। इसमें पहले अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची में क्या लिखा गया, भूमि का अधिग्रहण। 10वीं में रोक, और 11वीं में और 12वीं में। आ गए ना सबको समझ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। तो आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लिया पेपर के लिए, जिसका नाम है अनुसूची, या जिसे कहा जाता है शेड्यूल्स। कितनी थी ये, कितनी अब है, 12। इन चारों के ईयर बोलो फटाफट। 1951, 85, 92, 92। अमेंडमेंट के नंबर बोलो। पहला 52वां, 73वां, 74वां। ये 8 का ना कोई अमेंडमेंट क्योंकि स्टार्टिंग से है, और ना कोई ईयर। 8वीं में किसकी बातें लिखी थी, भाषाओं की। 7वीं में क्या था, बंटवारा। कितने लेवल पर, 2। लिस्ट कितनी थी, 3। तीसरी लिस्ट साझे की थी। किस किस के साझे की, देश और राज्य की। राज्य के पास कितने टॉपिक पहले थे, 66, अब कितने हैं, और दोनों के पास पहले 47 थे, अब कितने हैं, 52। यानी किस किस में बढ़ोतरी हुई है, लिस्ट नंबर 1 और 3 में। 1 में कितने थे, 97, अब कितने हैं, 100 है। क्लियर सबको? ये पहली में क्या लिखा था, देश की जानकारी। 2 में
3 में 3 अक्षर, 4 में राज्यसभा, 5 में कहाँ के SC ST पूरे देश के, 6 में कौन कौन से AMTM, एक M मेघ और एक जोर, और A मतलब असम, T मतलब त्रिपुरा। तो हमें सारी याद हो गई।